हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज पहला दिन था टेनेको क्लीन एयर का, और टेनेको क्लीन एयर किस प्रकार से आज के दिन परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला ऑन द फर्स्ट डे, इसको हम समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। ये जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, सब तरीके से, इन सारी कैटेगरीज से। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल्स को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, टेनेको क्लीन एयर, आप कह सकते हैं अभी जितने भी आईपीओ खुले हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्शन आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली वो यही आईपीओ है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, ये बात ध्यान रखिएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 378 से 397 का, पर 397 का याद रखिएगा। आपको अगर आप अप्लाई करें तो 397 पे अप्लाई करें, उसके अलावा अप्लाई अगर आप करेंगे तो आपकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी, आपका बिड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रीज़न सिंपल है कि लोअर प्राइस पे याद रखिएगा अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं। 37 शेयर्स का लॉट साइज़ है, ये एक आईपीओ है पूरा का पूरा ओएफएस, और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, 3600 करोड़ का। तो 3600 करोड़ का इशू है, लेकिन पूरा का पूरा ओएफएस है। 1 रुपया भी याद रखिएगा कंपनी के पास जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं टेनेको क्लीन ईयर में कि हर एक कैटेगरी में आपको जैसे 37 शेयर्स मिल रहे हैं रिटेल में, तो कितने आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको 14,689 रुपीज़ याद रखिएगा पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको 1,90,000 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2,05,646 रुपये याद रखिएगा यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। देन मैक्सिमम आप 68 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। फिर आती है दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 69 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,13,541 रुपये यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, ये समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में 50% ऑफ द जो आईपीओ है वो क्यूआईबीस को दिया गया है। उस 50% में से भी याद रखिएगा कल कंपनी ने 30% अपने एंकर इन्वेस्टर से याद रखिएगा पैसा जो है वो जुटाया है, मतलब 30% जो है वो ऑलरेडी एंकर्स को एलोकेट कर दिया गया है। इसके अलावा जो 20% होता है दोस्तों, वो दिया गया है क्यूआईबीस को एक्स एंकर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो एंकर्स है उनके अलावा याद रखिएगा जब क्यूआईबी आएंगे वो आपको इन 20% में आते हुए देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर 15% इस आईपीओ को दिया गया है। बिग एचएनआई यानी जिनकी बिड अबाउट 10 लाख की होगी उनको 10% दिया गया है, 17,505 कुल मिलाकर अलॉटमेंट आएंगे। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में याद रखिएगा कुल मिलाकर 5% इशू दिया गया है, 8,752 कुल मिलाकर अलॉटमेंट यहाँ पर हमको आते हुए दिखेंगे। फिर दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जिसको मिनिमम 35% इस आईपीओ में दिया गया है। कुल मिलाकर रिटेल में याद रखिएगा भारी भरकम 8,57,784 अलॉटमेंट याद रखिएगा हमको टोटल आते हुए देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रिटेल कैटेगरी है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा चंक इस आईपीओ में रखती है, 35% का। यानी इसका मतलब आप समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा कहीं गया है तो वो रिटेल के पास गया है, 35% का। ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें 8,57,000 कुल मिलाकर आप ध्यान रखिए। तो रिटेल में अलॉटमेंट के आने के चांसेस याद रखिएगा एक्सट्रीमली अच्छे रहेंगे, राइट। चलिए अब समझते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी उनकी तरफ से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली रिस्पांस कम ही देखने को मिला, मतलब सिर्फ 1% याद रखिएगा क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई है। 1,81,00,000 शेयर्स के सामने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ नियर 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ रुपये कुल मिलाकर हमको आते हुए दिखे। बट आपको मैंने हमेशा बताया कि पहला दिन और दूसरा दिन क्यूआईबी अगर पैसा ना भी आए तो चलता है, बिकॉज आखिरी दिन याद रखिएगा क्यूआईबी का मेजरली आपको पैसा आता हुआ दिखता है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड डे अप्लाई नहीं किया गया क्यूआईबी के द्वारा तो डेफिनेटली कोई वो चिंता वाली बात नहीं है। आखिरी दिन क्या कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होता है। फिर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जहाँ पर 1.16 टाइम्स याद रखिएगा कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी ने पहले ही दिन के अंदर सब्सक्राइब कर दिया इस आईपीओ को, मतलब लगभग 628 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है 1.09 टाइम, मतलब 90 लाख शेयर्स के सामने करीबन 99 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ लगभग 393 करोड़। यानी पहले दिन के अंदर जो एचएनआई कैटेगरी उनकी तरफ से 1 गुना इस आईपीओ को ऑलरेडी भर दिया गया है। फिर दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसको 1.3 टाइम्स पहले दिन सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा। इसका मतलब 45 लाख शेयर के सामने 59 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, और 234 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर याद रखिएगा किसने अप्लाई कर दिया, स्मॉल एचएनआई ने। यानी स्मॉल एचएनआई भी आप समझ सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़ गई पहले दिन। 1 गुना से ऊपर अगर दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है एक अच्छे साइज़ के आईपीओ में, तो उसको अच्छा सब्सक्रिप्शन मान जाता है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 37% ही भर पाई, यानी रिटेल कैटेगरी कह सकते हैं उतना ज़्यादा दिलचस्पी पहले दिन नहीं दिखाई रिटेल ने। क्यों मैं ऐसा करूँ, बिकॉज रिटेल भर देता है। 3,17,00,000 शेयर के सामने लगभग 1,18,00,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 470 करोड़। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है उनकी तरफ से आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स जो रहा वो ऐसा नहीं कि खराब रहा। 470 करोड़ रुपए आना खराब नहीं है, बट हाँ
उतना ज़्यादा भी नहीं है कि इसको हम कहें कि अरे इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया, बट ओवरऑल इट्स अ गुड सब्सक्रिप्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल मिलाकर पहले दिन के अंदर दोस्तों कंपनी को 44% याद रखिएगा रिस्पॉन्स मिला, यानी 44% IPO सब्सक्राइब हुआ है विद इन द फर्स्ट डे, यानी कंपनी को लगभग 1103 करोड़ रुपये पहले ही दिन के अंदर हमको आते हुए दिख गए। यानी ओवरऑल अगर आप पैसे के हिसाब से देखते हैं तो ये अच्छा पैसा है जो हमको आता हुआ देखने को मिला है। 1000 करोड़ रुपये आना अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड मनी जो पहले दिन के अंदर हमको आता हुआ देखने को मिला है क्लियरली। अब बात इस पे करते हैं कि क्या इस IPO में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि जो कंपनी है टेनेको क्लीन एयर, वो अपने आप में आप समझिए कि देखिए कंपनी पे एक बात क्लियर है कि देखिए टेनेको क्लीन एयर अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी का अगर आप फॉरेन पेरेंट देखेंगे, राइट, एक जो इस IPO को लेकर कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है वो है OFS की, एक पूरा का पूरा OFS हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या OFS में पैसा लगाना सही है या फिर नहीं। देखिए हमेशा OFS, पहली बात तो आप ध्यान रखिए, नेगेटिव होंगे ऐसा नहीं है। हमने देखा है बहुत कि OFS ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। भी एक रीसेंट एग्जाम्पल है LG इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट, 50% ऊपर लिस्ट हुआ। सो ऐसा नहीं है कि देखिए OFS नेगेटिव होते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि OFS अच्छे होते हैं, बहुत OFS ने खराब भी किया है। देखिए आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, उस बिजनेस को लेकर डिमांड समझनी पड़ेगी, वैल्यूएशन समझना पड़ेगा। स्पेसिफिकली देखिए IPO में अभी वैल्यूएशन का गेम हो चुका है कि वैल्यूएशन किस प्रकार की है, बाजार वैल्यूएशन को देख रहा है रादर देन कि बाजार उस पर देखे कि भैया ये कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी है खराब है। बाजार देख रहा है कि वैल्यूएशन किस तरह की है इस कंपनी की और आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, राइट। इस कंपनी को लेकर मैं क्लियरली ये कह सकते हैं कि देखिए वैल्यूएशन है, कंपनी ने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह छोड़ दी, बट ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों IPO बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे आया। सही प्राइस पर आप कह सकते हैं आता हुआ देखने को मिला है मेरे हिसाब से। हाँ, हो सकता था कि यहाँ से 10-15% और नीचे लेकर आ सकते थे, बट वो नहीं लाया गया। अब कंपनी में अगर बात करते हैं तो कंपनी डेफिनेटली लगातार जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूटी में नहीं आ पा रही। मतलब कंपनी का अगर आप देखेंगे FY 24-25 भी, तो वहाँ पर कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिली थी FY 24 से 20 नहीं, माफ करिएगा FY 23-24 के बीच में। फिर 24 से 25 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला, लगभग 8% के आसपास का। इसके अलावा Q1 FY 26 के भी नंबर्स जब कंपनी के हमको आते हुए देखने को मिले, Q1 FY 26 में नंबर्स में मतलब 8% का ग्रोथ देखने को मिला। FY 24 में आई थिंक कंपनी का रेवेन्यू 5,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो FY 25 में वो रेवेन्यू घटकर कितना हो गया, 4931 करोड़। तो अपने आप में यहाँ पर आपने क्या देखा कि ग्रोथ मिसिंग हो गई। क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा FY 23 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 4,890 करोड़ के लगभग। तो ओवरऑल उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कोई ग्रोथ बड़ी देखने को नहीं मिली। बट लगातार दोस्तों हो क्या रहा है, जो कंपनी में एक अच्छी बात है वो है कंपनी के मार्जिन एक्सपांड हो रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। याद रखिए कंपनी का फोकस किस पे है, कॉस्ट रैशनलाइजेशन पे। मतलब कंपनी लगातार क्या कर रही है, जब से दोस्तों इनके जो ग्लोबल पेरेंट है वो प्राइवेट गए नवंबर 2022 से, कंपनी के लगातार जो नेट मार्जिन है वो एक्सपांड कर गए। 8% थे याद रखिएगा इन FY 23, तो वो 11% हो जाते हैं FY 25 में। और जब अभी पहला क्वार्टर आया ना तो उसमें याद रखिएगा 13% पे कंपनी के मार्जिन आए। तो लगातार जो कंपनी के नेट मार्जिन है वो बढ़ते हुए देखने को मिले, इसलिए जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ गया है। 552 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट आया FY 25 के अंदर। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इसमें एक सीजनैलिटी रहती है प्रॉफिटेबिलिटी में, राइट। तो ये भी अपने आप में एक फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव पॉइंट्स में देखिए जैसे मैंने कहा एक OFS है। अब एक है दोस्तों कि इस कंपनी को रॉयल्टी देनी पड़ती है। जी हाँ, मतलब कंपनी ने बताया कि 110 करोड़ या फिर आप कह सकते हैं 2.5% ऑफ द नेट रेवेन्यू, नॉट नेट प्रॉफिट, नेट रेवेन्यू जो है वो दोस्तों जाता है एज अ रॉयल्टी टू पैरेंट। तो ये करीबन 110 करोड़ के आसपास की वैल्यू आती है, जो हमेशा आप कंपनी के याद रखिए कंपनी को अपने प्रमोटर्स को देनी पड़ेगी। FY 22 अगर मैं बात करता हूँ, जो टोटल नेट प्रॉफिट रहा है लगभग पिछले 3 सालों के अंदर वो 1518 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अगर हम देखते हैं टोटल मिलाकर या फिर क्यूमुलेटिवली उस समय जो डिविडेंड दिया गया है पेरेंट को वो दिया गया है 1693 करोड़। तो ये अपने आप में आप देखिए कि थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है कि किस तरीके से जो लगातार प्रॉफिट है, राइट। सो बात क्या ना कि बात यही कि लगातार दोस्तों जो कंपनी से पैसा जा रहा है, ये तो बात ध्यान रखिए, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ रॉयल्टी की। अब डिविडेंड और इन सबको भी अगर गिन लिया जाए तो लगभग बताया जाता है कि 5,300 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी ने अभी तक पे कर दिया है। अब ये कंपनी के टॉप लाइन से भी ज़्यादा है। IPO जस्ट लाने से पहले करीबन 865 करोड़ रुपीस पे किए गए जस्ट बिफोर IPO। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है कि कंपनी इस तरीके से अगर पैसा जाता रहेगा तो वो शेयर होल्डर सवाल उठा सकते हैं, बट हाँ वो लगातार पैसा जा रहा है। प्राइसिंग के हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा कंपनी ने प्राइसिंग ठीक ठाक रख दी। ये है कि हाँ जगह है बढ़ने की, तो ये अपना आप में एक फैक्टर आप कह सकते हैं कि अच्छा है। बाकी मेरे हिसाब से देखिए व्यू लॉन्ग टर्म को लेकर अभी क्लियर नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में यानी लिस्टिंग पे हो सकता है कि पैसा बन भी जाए।
अगर बात करता हूँ जीएमपी की, तो देखिए जीएमपी करंटली 84 रुपीज़ है। आई थिंक आज जिस तरीके से लिस्टिंग हमको ग्रो की देखने को मिली, उसने बहुत कुछ माहौल को सुधारा है, और उस माहौल सुधरने के कारण आप समझ सकते हैं कि जो जीएमपी है वहाँ पर अब तेज़ी देखने को मिल रही है। 84 रुपीज़ हो चुकी है, जो कल तक 60 रुपये थी, उससे पहले 55 रुपये थी, याद रखिएगा। 55 का लो बनाया और उसके बाद से फिर से रिकवर जो है वो हमको जीएमपी करती हुई देखने को मिल रही है। अगेन इट्स अ गुड साइन, राइट। सो यहाँ पर ठीक है, जेएमपी 84 रुपीज़ है, बट अगेन टिकनी चाहिए, अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली वेट कर सकते हैं, हम फाइनल डे पे देखिए डिसीजन लेंगे। बट ओवरऑल जिस मैंने कहा, स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ मुझे अच्छा लगता है, बट अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। कोई यहाँ पर राय नहीं है कि आपको अप्लाई करना है, अवॉइड करना है। आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। जो भी मैंने व्यू प्रस्तुत किया है, याद रखिएगा, इट्स माई जस्ट ओपिनियन। तो आपको ओपिनियन पे नहीं जाके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या किया, क्या अप्लाई कर दिया है पहले दिन, या फिर आप लोग कर रहे हैं वेट, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।